नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना होस्ट और दोस्त मनोहर लाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। तो आप सभी का स्वागत है। आज अपने बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश चल रहा था, आज अपन इसको खत्म करेंगे और मुख्य मुख्य जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर बातें देखने को मिलती है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम के अंदर टू द पॉइंट क्वेश्चन आता रहता है। तो चलिए बने रहिए क्लास के एंड तक। आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान का भौतिक प्रदेश हमारा सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंदर मैं पीछे की क्लासों में मैं बात करूं तो क्या पढ़ लिया है, मुझे पीछे की क्लासों में हमने जिले पढ़ी, जिलों को अच्छी तरीके से समझा था ना कि जरूर समझा अच्छी तरीके से। संभागों को भी जाना कि कितने संभागों में ये भौतिक प्रदेश फैला हुआ है, कितना इसका क्षेत्रफल है, ये बात हमने मुख्य मुख्यतः जान ली। हाँ बिल्कुल। चलिए आज हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है किस तरीके से चले। सबसे पहले ये होगा कि अपने एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बनाया था। कुल कितने जिले पढ़े थे अपने, और जी हमने कल उस दिन पढ़े थे। कुल जिलों की बात करें तो कुल जिले हमारे पास कितने थे जी, ये 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है। कितने जिलों में, कुल 12 जिले मैंने बताए थे। बिल्कुल सब संभाग बताए थे आपने, कितने कितने संभागों में जी, मुख्यतः कुल 4 संभागों के अंदर, ठीक है जी बिल्कुल 4 संभागों के अंदर फैला हुआ है। फिर मैंने बताया था कि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग आता है, तो ध्यान रखना कुल क्षेत्रफल का लगभग इसके अंदर 60% अपना क्या आ जाएगा इसके अंदर हिस्सा, ठीक है साथियों। कुल भौतिक प्रदेश का कितने प्रतिशत, यानी राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कितना प्रतिशत भाग शामिल करेंगे, 61 या 60% क्षेत्र है वो शामिल करेंगे, ठीक है जी। क्षेत्र सबसे ज्यादा 61% क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश ही माना जाता है। तो उसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में, जनसंख्या यहाँ कितनी निवास करती है मुझे 40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। चलिए अब अपने बात करेंगे किसके बारे में, वर्षा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि यहाँ पर कितनी वर्षा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वर्षा की अगर मैं बात करूं इस भौतिक प्रदेश के अंदर तो ध्यान रखना 25 से लेकर 50 सेमी तक हमें वर्षा इस भौतिक प्रदेश में देखने को मिलती है। 25 से 50 सेमी वर्षा रेखा इस भौतिक प्रदेश में देखने को मिलती है। चलिए अब अपने मुख्य विशेषता देखते हैं। इसके अंदर क्या कुछ है, जिले 12 थे, संभाग 4, वर्षा 25 से 50, क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या 40%। चलिए अब अपने बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है तो इसके अंदर सबसे बड़ा अपना एक मरुस्थल आता है। इस मरुस्थल का नाम आता है जी थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, भुजी मरुस्थल आएगा हमारा थार का मरुस्थल। ये लीजिए थार का मरुस्थल। देखिए मैं पहले बात करूंगा थोड़े से थार के मरुस्थल की, तो यूं करके अपने एक बात करें जिस तरीके से ये अपना एक राजस्थान की जगह अपने इंडिया का मैप देखते हैं। सबसे पहले यूं करके इंडिया का मैप बना लेते हैं एक छोटा सा, ताकि अपने को समझने में कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से एक अपने क्या बना दिया जी उसी इंडिया का मैप, ये अपने इंडिया का मैप हो चुका है। अब अपने क्या करना है जी, ये इंडिया के मैप के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक अपना आ जाता है कौन सा, उसी राजस्थान है, ठीक है। चलिए इधर अपने बात करेंगे यूं करके तो यहाँ एक देश आता है जिसका नाम आता है जी पाकिस्तान। कौन सा, उसी पाकिस्तान। बिल्कुल जो अपना थार का मरुस्थल है ये पहले एक ही था, यानी पाकिस्तान और राजस्थान यूं करके बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर फैला हुआ था। जब विभाजन होने के बाद में ये दो देशों में अंदर बटा तो भारत में अलग आ गया, तो राजस्थान के अंदर पाकिस्तान में अलग चला। अब जो थार का मरुस्थल है ना, थार के मरुस्थल की अगर हम बात करें किसके अंदर, भारत में बात करें, थार का जो मरुस्थल है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, जो मरुस्थल था उसे भारत के अंदर तो थार का मरुस्थल कहते हैं। भारत में तो क्या कहते हैं उसी भारत में थार का मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। अगर अपन बात करें पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान में मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान में मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है और राजस्थान में
या भारत में अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, थार का मरुस्थल कहेंगे। और पाकिस्तान का मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान से। ठीक है जी, चलिए अब अपने देखते हैं थार के मरुस्थल के अंदर हम बात करें तो मुख्यतः चलिए थार का मरुस्थल, अगर हम बात करें ना मरुस्थल का प्रवेश द्वार, बहुत बार पूछा मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार ध्यान रखना किसे कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, किसको कहा जाएगा, जोधपुर। यानी सर्वाधिक मरुस्थल किस भाग में देखने को मिलता है अपने को, जोधपुर के अंदर सर्वाधिक मरुस्थल ये भाग देखने को मिलता है। अब देखिए मरुस्थलीय प्रदेश से सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक, अब और भी बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल किस कौन सा आएगा अपना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो थार का मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता भी देखें तो अपने किसमें देखने को मिलेगी, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता भी अपने को किसमें देखने को मिलती है, जो थार का मरुस्थल है उसमें अपने को सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहेंगे, उसी जोधपुर को कहेंगे। ठीक है, अगर और अपने बात करें ना तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, और विश्व का अगर देखा जाए तो ये 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और पोषण की दृष्टि से देखें ना तो ये कौन सा हो जाएगा, 7, यानी कि भारत का तो सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का तो सबसे बड़ा मरुस्थल आ जाता है। विश्व का अगर देखें तो विश्व में ये कौन सा स्थान रखता है, जी विश्व में 17वां स्थान रखता है। यानी कि भारत का तो सबसे पहला बड़ा मरुस्थल, विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल। अगर उपोषण की दृष्टि से देखा जाए, किसकी दृष्टि से, उपोषण की दृष्टि से, तो उपोषण की दृष्टि से आपको कौन सा हो जाना चाहिए, उपोषण की दृष्टि से अगर इसमें बात करें तो स्थान रखता है अपना 9वां स्थान। यानी भारत में तो पश्चिमी मरुस्थलीय जो थार का मरुस्थल है सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है पश्चिमी क्षेत्र भारत। विश्व में अगर बात करें तो विश्व में क्या माना जाएगा, 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल। उपोषण यानी कि तापमान की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कौन सा स्थान रखता है, 9वां स्थान रखता है अपने पास। ठीक है, चलिए अब अपने मैंने बताया था क्या कि दो रेखा बताई थी ना, वर्षा बात की थी, एक तो क्या की थी कि वर्षा की बात की थी 25 सेमी वर्षा रेखा, एक तो 25 सेमी और एक 50 सेमी, यानी 25 से 50 सेमी वर्षा बताई थी ना मैं। इन दोनों रेखाओं को देखो राजस्थान के अंदर क्या महत्व आता है। चलिए इस तरीके से यूं करके एक बात अपने एक छोटा सा मैप फिर ले लेते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि अभी मैंने क्या बताया, एक पहले उठाएंगे 25 सेमी वर्षा, चलिए यहां अपन बात करें 25 सेमी वर्षा रेखा, इस तरीके से यूं बात करेंगे तो ये अपनी कौन सी रेखा हो गई, वो जी 25 सेमी। ठीक है जी, चलिए पूरे का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, यहां तक अगर हम बात करें तो पूरा ये अपने क्या मिलता है देखने को, मरुस्थलीय प्रदेश मिलता है। और 25 सेमी जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को नहीं बल्कि मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है, 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों के अंदर बांटने का काम करती है। ये लीजिए 25 सेमी अपनी हो जाएगी वर्षा रेखा, मरुस्थल को कितने भागों में बांटने का काम करती है, 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, 2 भागों में कौन कौन से, वो देखो। अगर एक भाग की हम बात करें ना तो एक भाग तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर वाले भाग की बात करें ये भाग तो हमारा हो जाएगा शुष्क प्रदेश। कौन सा, शुष्क प्रदेश। ठीक है जी, बिल्कुल सही। और इस वाले भाग की हम बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा अर्धशुष्क प्रदेश। एक तो प्रदेश कौन सा, शुष्क प्रदेश, और एक हो जाएगा अर्धशुष्क प्रदेश। ये तो रेखा कौन सी है जी, 25 सेमी वर्षा रेखा है, ध्यान रखना कौन सी रेखा है, 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती। अगर हम बात करें 50 सेमी वर्षा रेखा तो ध्यान रखना 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 25 सेमी तो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, 50 सेमी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। चलिए अब अपने बात करते हैं, मैप में देखिए अच्छी तरीके से कोई समस्या नहीं है। ठीक है,
अब हम बात करें 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया, किस तरीके से वो देखिए। यहां पर लिखा मुझे 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को कितने भागों में बांटेगी? रुचि ये हमारा है मरुस्थल, और मरुस्थल को इसने बांटा कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया। एक तो भाग कौन सा? मुझे शुष्क प्रदेश। एक तो क्या बांटा? शुष्क प्रदेश, और एक बांट दिया जी अर्ध शुष्क प्रदेश। एक तो क्या? शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। दो भागों में बांट दिया ना, बिल्कुल से दो भागों में बांट दिया। एक तो शुष्क प्रदेश में बांट दिया और एक अर्ध शुष्क के अंदर। शुष्क प्रदेश की हम बात करेंगे, अर्ध शुष्क की। शुष्क प्रदेशों को भी आगे दो भागों में बांटा गया। शुष्क प्रदेश को भी आगे कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन से? गुरुजी शुष्क प्रदेश की हम अगर बात करें तो शुष्क प्रदेश को दो भागों में बांटा है। इनमें से एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है जी, ये चार भाग देखने को मिलते हैं। और अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करें तो शुष्क प्रदेश को तो दो भागों में बांटा है। अर्ध शुष्क प्रदेश की हम बात करें तो इसको चार भागों के अंदर बांटा है। शुष्क प्रदेश को तो दो भागों, अर्ध शुष्क को चार भागों के अंदर अपने बांटा है। चलिए अब अपने बात करते हैं शुष्क प्रदेश की बात करते हैं। सबसे पहले 25 सेमी वर्षा रेखा के आधार पर देखते हैं इसको मैप के अंदर और समझने की कोशिश अपने करेंगे किस तरीके से बांटा है, कैसे अपने याद रखना है वो देखिए। यूं करके एक छोटा सा मैप ले लेते हैं इस तरीके से। बिल्कुल अपने जो जो बातें एग्जाम में पूछी जाएगी वही वही पढ़ें, ज्यादा अन्यथा एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए 25 सेमी वर्षा रेखा। ठीक है, दो भाग। पहला तो कौन सा? शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश की अपन बात करेंगे, इसको कितने भागों में बांटा गया है? शुष्क प्रदेश को चार भागों में बांटा है। शुष्क प्रदेश को कितने भागों में? शुष्क प्रदेश को दो भागों में। एक तो अपना बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त, और एक अपने बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इन चार भागों के अंदर इनको बांटा है। अर्ध शुष्क को तो चार भाग, शुष्क प्रदेश को अपने कितने भागों में? दो भागों में बांटा है। शुष्क प्रदेश के अंदर देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश आता है। सबसे पहले उसको अपने देखते हैं कि सबसे पहले शुष्क प्रदेश क्या होता है, इसे क्या कहेंगे। चलिए शुष्क प्रदेश की अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए प्रश्न कहां से पूछ सकता है। रेड क्लिफ रेखा ये होती है, बिल्कुल गुरुजी रेड क्लिफ रेखा तो ये। चलिए रेड क्लिफ रेखा से देखना, यूं करके अपने एक रेड क्लिफ रेखा बना लें। इस तरीके से अपन बात करें तो यूं करके और बाकासर बाड़मेर तक ये फैले, यहां तक अपन बात करते हैं किसकी? रेड क्लिफ रेखा की। बालू का स्तूप शुष्क प्रदेश की बात करें सबसे पहले किसकी? शुष्क प्रदेश की। एक तो ही पढ़ेंगे, बाद में और बता दूं किस तरीके से अपने को याद रखना है। शुष्क प्रदेश देखो प्रश्न कहां से पढ़ेगा वो चीज देखनी है अपने को, उसके अन्यथा अपने कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए शुष्क प्रदेश के अंदर अपने को क्या याद रखना है। सबसे पहले देखो रेड क्लिफ रेखा किस दिशा की है? रेड क्लिफ रेखा ये है, इधर से बात करें इधर कौन सी दिशा है? कुछ पूर्व दिशा है। तो अपने एक पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे क्या? कुछ रेड क्लिफ रेखा के पूर्व में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा के पूर्व में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा के पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ज्यादा इसको अन्यथा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेकर चलना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसे एक नाम और दिया जाता है रेतीला शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान भी कहा जाता है। अब चलिए शुष्क प्रदेश का अगर हम बात करें तो दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों के अंदर बांटा है। एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त के अंदर देखा जाए तो 60% के करीब अपने को भाग देखने को मिलेगा। पूरे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो अपने को कितना देखने को मिलता है? पूरे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें ना, तब तो अपने को देखने को मिलेगा कितना? 61% पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्रफल
का भाग है, बल्कि अपने बात किसकी कर रहे हैं, ओनली फॉर, अगर बात करें इतने से भौतिक प्रदेश की, इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि अर्धशुष्क जो प्रदेश है इसकी बात करें। अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर ये कितना है, बालू का स्तूप बड़ा भाग है, 60% आता है, और 40% भाग कौन सा आ जाता है, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है। समझ में आई मेरी बात? बताओ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 40% भाग तो कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और 60% भाग कौन सा आएगा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश आएगा। अब चलिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश अपने एक उठाते हैं, सबसे पहले कौन सा उठाएंगे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। चलिए पहले मैं उठाता हूं जी बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर आप देखो, पहले तो बात करेंगे अपने की जी बालू का स्तूप के इन बारे में देखना, क्या देखना है अपने को, सर जी बालू का स्तूप क्या होता है, बालू का स्तूप के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है, गुरुजी बालू का स्तूप क्या होता है। बालू का स्तूप को अपने पता है क्या नाम दे सकते हैं, के केवल गुरुजी साधारण भाषा के अंदर अगर मैं बालू का स्तूप को बात करूं तो इसे अपने बालू का स्तूप को धोरे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं गुरुजी, बालू का स्तूप को धोरे भी कहते हैं। धोरे के अलावा इसको धरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धरियल भी बोलते हैं। धरियल के अलावा मैं बात करूं तो गुरुजी आपने टिब्बा भी बोला, के बोला गुरुजी टिब्बा। टिब्बे के अलावा मैं बात करूं इनको टिल्ले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी, इनको टिल्ले भी कहा जाता है। बालू का स्तूप क्या होता है कि मान लो मैंने यूं करके एक टिब्बा बना लिया, कैसे बना लिया वो देखो, इस तरीके से देखो, ये अपन बात करें तो ये अपना क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैं बात करूं तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये रेत के टीले है ना, तो जी बिल्कुल सही बात आपकी, यानी कि ये हो गए रेत के टीले। इधर अपन बात करेंगे इस तरीके से, ये अपने क्या हो जाएंगे, रेत के टीले। यानी कि साधारण भाषा में बात करूं अगर टिब्बा उसी में यहाँ पर बोलना ना, बिल्कुल जी टीला बोलना, क्या बोलना, टीला। रेत के जो टीले होते हैं, टिब्बे होते हैं, उनको अपने क्या बोलेंगे, टीले कहेंगे। यानी कि ये अपने हो जाएंगे बालू का स्तूप, इनको क्या बोलेंगे, बालू का स्तूप। अब गुरुजी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा होता है, युक्त प्रदेश की बात करें कि जिस क्षेत्र के अंदर, यानी कि जिस पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के जिस भाग के अंदर अपने को टिब्बे देखने को मिलते हैं, टीले देखने को मिलते हैं, उसको अपने बोलेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सॉरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहेंगे, जिस भाग के अंदर अपने को क्या देखने को मिलते हैं, टीले देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब अपने बात करें इस स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे, बालू का स्तूप को गुरुजी स्थानीय भाषा में इनको धोरे भी कह सकते हैं, टीले भी कहा जाता है, टिब्बे भी कहा जाता है, और धरियन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब इनमें मुख्य मुख्य विशेषता अपने क्या देखने को मिलेगी, इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश आता है ना, इसे अपन क्या बोलेंगे, अन्य नाम इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कितने प्रतिशत भाग में है ये, मुझे लगभग 60% भाग के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है। अब चलिए अगर हम और आगे बात करें ना तो देखते जाइएगा भी बालू का स्तूप भी इसमें कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना बालू का स्तूप के प्रदेशों की विभाजन कितने प्रकार के अपने को देखने को इसमें मिलते हैं, कितने प्रकार के भौतिक प्रदेश अपने को इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें कितने देखने को मिलते हैं, एक भूगोल शास्त्री थे जिनका नाम आता है, अगर हम बात करें
भूगोल शास्त्री थे जिनका नाम आता है वैगनॉल्ड। वैगनॉल्ड नाम का एक भूगोलवेत्ता था, वैगनॉल्ड, शायद ही किसी ने ये बात बताई होगी। वैगनॉल्ड नाम का भूगोलवेत्ता था जो सन 1933 में उसने विभाजन किया था और 2 प्रकार के बालू का स्तूप बताए थे। कितने प्रकार के? 2 ही प्रकार के। वैगनॉल्ड नामक भूगोलवेत्ता ने 1933 के अंदर 2 प्रकार के बालू का स्तूप बताए। उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो एक भूगोलवेत्ता और आए जिनका नाम आता है हैग। हैग नाम भूगोलवेत्ता आए। हैग ने बालू का स्तूप के 1942 के अंदर अगर हम बात करें तो 4 भाग बताए। वैग ने 1942 में कितने भाग बताए? 4 भाग बताए। उसके बाद में बात करूं तो मेकी के अनुसार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकी के अनुसार, मेकी ने भूगोल अगर बात करेंगे इसके बालू का स्तूपों के, मेकी ने कुल 8 प्रकार बताए। मेकी ने कितने प्रकार बताए हैं? कुल 8 प्रकार बताए। मेकी के अनुसार कुल बालू का स्तूप कितने प्रकार के पाए जाते हैं राजस्थान में? 8 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। किसके अनुसार? मेकी के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से पूछा जाता है प्रश्न। मेकी के अनुसार कितने प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के? 8 प्रकार के बालू का स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? कितने प्रकार के? 8 प्रकार के बालू का स्तूप हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 8 प्रकार के बालू का स्तूप कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला बालू का स्तूप, देखिए मुख्य मैं बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। 3-4 बालू का स्तूप है जो एग्जाम में एग्जैक्ट में पूछ लिए जाते हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा? जी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। उसके बाद अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। उसके बाद मैं बात करूं परवलयिक बालू का स्तूप। परवलयिक बालू का स्तूप। और उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो तारा बालू का स्तूप भी आ जाता है। एक तारा बालू का स्तूप और एक अपना आ जाता है बरखान बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप और एक होता है जी बरखान बालू। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसमें से नोट कर लेना। बस यहां ओनली फॉर समझना है आपको। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, परवलयिक, तारा बालू का स्तूप और बरखान बालू का स्तूप। ये देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर किसी ने नोट्स तैयार करने हैं तो वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से आप तैयार कर सकते हो, अच्छे तरीके से देख के डिटेल कर सकते हो। बल्कि और इसमें आपको समझना है ओनली फॉर क्लास के अंदर कि किस तरीके का बालू का स्तूप कहां अपने को देखने को मिलता है। चलिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और समस्या कहां थी मुझे? अनुप्रस्थ कौन सा होता है, किस तरीके से इसको याद रखा जाए? अनुप्रस्थ का मतलब होता है चाप, कोण बनाना। यानी कि कोण का नाम लेते ही सीधी सी बात आपके मन में आ जानी चाहिए गुरुजी, अनुप्रस्थ यानी कि वायु के समकोण बनेंगे। वायु के क्या बनेंगे? समकोण बनेंगे। ठीक है, हां गुरुजी वायु के समकोण बनेंगे। फिर मात्रा अनुदैर्ध्य, पौर्णानुमुखी यानी कि पौर्णामुखी, पौर्णानुवर्ती भी बोलते हैं, पौर्णामुखी भी बोलते हैं। जिस तरीके से हवा चल रही है उसके समांतर जो बालू का स्तूप बनेगा उसको बोलेंगे पौर्णाविमुखी। उसको क्या बोलेंगे? पौर्णाविमुखी भी कहा जाता है या पौर्णामुखी भी कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं परवलयिक बालू का स्तूप, परवलयिक और पैराबोलिक दोनों अलग अलग होते हैं। परवलयिक अलग होता है, पैराबोलिक होता है जिसकी आकृति ध्यान रखना किसके समान होती है? पैराबोलिक की आकृति महिला की हेयर पिन के समान होती है। ये पूछा गया है, महिला की हेयर पिन के समान आकृति किस बालू का स्तूप की देखने को मिलती है? तो परवलयिक जो बालू का स्तूप है, पैराबोलिक, उसको महिला की हेयर पिन के समान आकृति अपने को देखने को मिल जाती है। फिर अपने बात करें तारा बालू का स्तूप, यानी जिसकी आकृति इस तरीके से तारे के समान होगी उसको अपने क्या कहेंगे? तारा बालू का स्तूप कहेंगे। तारा बालू का स्तूप अपने को कहां देखने को मिलता है? गंगानगर के सूरतगढ़ तहसील के अंदर सबसे ज्यादा अपने को तारा बालू का स्तूप देखने को मिलता है। तारा बालू का स्तूप कैसे निर्मित होता है कि जब सारी हवाएं सभी दिशाओं से हवाएं चलकर आकर मिट्टी एक जगह इकट्ठा कर देती है, वहां अपना बालू का स्तूप बनता है। कौन सा? तारा बालू का स्तूप। और तारा बालू का स्तूप अपने को कहां देखने को मिलता है? ज्यादातर बात करें तो सूरतगढ़ के अंदर अपने को देखने को मिलता है। इस तरीके से ये था आपका बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब अपने बात करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। बने रहिए क्लास के एंड तक। चले यहां तक जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो बने रहिएगा। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट। अब अपने बालू का स्तूप मुक्त
युक्त प्रदेश पढ़ लिए थे। अब अपने बात करते हैं बालुकास्तूप मुक्त प्रदेश की। बालुकास्तूप मुक्त प्रदेश अगर बात करें तो इसमें प्रदेश कौन सा शामिल करेंगे, यानी कौन सा भाग शामिल करेंगे, तो ध्यान रखना बालुकास्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर देखा जाए तो इसमें चट्टानी भाग को हम शामिल करेंगे, यानी कौन सा प्रदेश आ जाएगा, चट्टानी प्रदेश आ जाएगा। जैसलमेर बाड़मेर वाला जो भाग है वो अपने इसमें शामिल मुख्यतः करेंगे। जैसलमेर और बाड़मेर का जो चट्टानी प्रदेश है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। चट्टाने मुक्त प्रदेश में कौन सी मिलेगी, अगर बात कर ले चट्टाने की, चट्टाने समतल भी होगी, यानी समतल भाग होगा उसमें चट्टाने अपने कठोर चट्टानों के रूप में मिलेगी, और जो मुख्य चट्टान निर्मित होगी वो किसी अधिक बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित मानी जाएगी। भाग की अगर हम बात करें कितने प्रतिशत भाग हम शामिल करेंगे, 41% हम भाग इसके अंदर टोटल शामिल करेंगे। रन क्या होता है, बालुकास्तूप के बीच का जो भाग होता है, जैसे मान लीजिए मैंने पहले बताया था यूं करके दो टीले हैं, इन टीलों के बीच का जो ये भाग होता है इसको कोई क्या बोलेंगे, रन कहेंगे, यानी दो बालुकास्तूपों के बीच का भाग क्या कहलाता है, रन कहलाता है। उसके बाद जब इसके अंदर पानी भर जाता है, जब वर्षा हुई, वर्षा के कारण इसके अंदर पानी आ गया, पानी आने के कारण इसको कोई क्या बोलेंगे, खड़ीन या पलाया झील कहेंगे, यानी कि अस्थायी झीलों को अपने क्या कहेंगे, पलाया झील कहेंगे। मुख्यतः अगर बात करें तो घास कौन सी देखने को मिलती है, सेवण, धामन और लीलोन घास देखने को मिलती है। और उसके बाद और मैं बात करूं तो एक प्रसिद्ध जल प्रपट्टी आती है लाठी सीरीज, भूगर्भीय एक जल प्रपट्टी है जो जैसलमेर के पोखरण से लेकर लगभग 60 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें कि एक चट्टानी पट्टी भी है, घास पट्टी भी कहते हैं। इसके अंदर बात करें मुख्यतः धामन, लीलोन, सेवण घास अपने को देखने को मिल जाती है। उसके बाद और मैं बात करूं तो सम एक नाम आता है सम। सम किसको कहेंगे जी, सम बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना जो क्षेत्र वनस्पति रहित होता है, जो क्षेत्र वनस्पति रहित होता है उसको अपने क्या कहेंगे, उस क्षेत्र को सम कहेंगे। जो क्षेत्र वनस्पति रहित होता है उसको सम कहेंगे। पीवना, पीवना क्या होता है, पीवना होता है एक जहरीला सर्प जो मरुस्थलीय भाग में पाया जाता है, बिल्कुल मिट्टी कलर का होता है, पता भी नहीं चलता, जमीन के अंदर ही रहता है, कब आकर डस जाए, यानी कि पीवना होता है उसी एक जहरीला सर्प, उसको अपने क्या कहेंगे, पीवना, जहरीला सर्प। पीवना क्या होगा जी, पीवना हम कहेंगे जहरीले सर्प को। सम क्या होता है, वनस्पति। ध्यान रखना पलाया झीलें मुख्यतः कहां की होती है, जैसलमेर के अंदर अपने को ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद हम कल बात करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश और मध्य अरावली प्रदेश को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब निरंतर आपकी हो सकता है कल से करंट अफेयर की क्लास भी शुरू हम कर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए साथियों, अपने मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।